हाँ जी, मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। हमारा टॉपिक जो अब आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन डिस्कशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री करने वाले हैं। सिंगल लाइन भी इसमें हम मिस नहीं करने वाले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप क्या करें, मेरी एनसीईआरटी की जो मैंने स्पेशली बनाई है आप लोगों के लिए, उस फाइल को जरूर डाउनलोड कर लें। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या? सरफेस केमिस्ट्री का मतलब हुआ जो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स हैं। वीडियो को 2x पे देखें जिससे आपका टाइम खराब नहीं होगा। जो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है, तो सरफेस रिलेटेड में जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो एक सरफेस हुआ, या फिर अगर कोई लिक्विड किसी गैस से सेपरेट हो रखा है तो इनको सेपरेट करने वाली जो लेयर है जिसको आप इंटरफेस बोलते हैं, दो के बीच में, यानी लिक्विड हुआ गैस हुआ, इन दोनों के बीच की जो लेयर है उसको आपने क्या बोला हुआ है? इंटरफेस बोला हुआ है। उसको आपने क्या बोला हुआ है? इंटरफेस बोला हुआ है। ठीक है जी। तो इस इंटरफेस पे जो एक्टिविटीज होंगी, इस इंटरफेस पे जो एक्टिविटीज होंगी उसको हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री कहना है। तो यही एनसीईआरटी की लाइंस है। सरफेस केमिस्ट्री क्या डील कर रही है? वो प्रोसेस जो कि सरफेस पे या इंटरफेस पे हो रहे हैं। दूसरी बात, इंटरफेस और सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है? बल्क फेज से उसको स्लैश या हाइफन से अलग करके दिखाना है। जैसे कि सॉलिड स्लैश लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में इंटरफेस बना हुआ है। सॉलिड हाइफन लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में इंटरफेस बना हुआ है। इस हाइफन और स्लैश का मतलब ये हुआ। तो एनसीईआरटी की स्टार्ट के लाइन में ही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड एंड गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था सॉलिड हाइफन गैस, सॉलिड स्लैश के बाद हाइफन गैस। तो ये जो हाइफन और स्लैश है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेस को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेस को। एक बात और लिखी है एनसीईआरटी ने कि अगर आप गैस की बात करें तो गैस में 100% मिसिबिलिटी, हर प्रोपोर्शन में मिसिबिलिटी होने की वजह से, गैस में हर प्रोपोर्शन में मिसिबिलिटी होने की वजह से, हर प्रोपोर्शन में ये एक दूसरे में घुल जाते हैं। ऑल प्रोपोर्शन ये घुल जाते हैं। दैट्स वाई गैस में कोई भी इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करती है। गैस में कोई भी इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन हमें क्या कह रही है? जो इंटरफेस है उसकी जो थिकनेस है, एनसीईआरटी की लाइन ही है, जो इंटरफेस है उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द इंटरफेस, ये फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक है। ये फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक है। ये फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक है। ठीक होगी बात। और इसका एरिया एनसीईआरटी मेरे सामने रखी हुई है। मैं चाहता हूं उसका एक भी वर्ड मिस ना हो। और मैंने बनाया हुआ है जो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। इट्स एरिया डिपेंड्स ऑन। अब हमें देखना क्या है, मॉलिक्यूल किसके हैं। मॉलिक्यूल किसके हैं? तो इस इंटरफेस का जो एरिया है वो डिपेंड करेगा, इसकी थिकनेस जो डिपेंड करेगी एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पे। थिकनेस और एरिया एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो थिकनेस छोटी होगी। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो हमारी जो इंटरफेस है उसकी थिकनेस ज्यादा होने वाली है। लाइन क्या हुई? द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल थिक बट इट्स एरिया डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बल्क फेज। बल्क फेज कौन था? अगर आप सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड आपके पास कौन हुआ? बल्क फेज हुआ। अगर आप लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं तो लिक्विड आपका क्या हुआ? बल्क फेज हुआ। तो उसके मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करेगी क्या? थिकनेस ऑफ द इंटरफेस। तो मोटी मोटी सी बात जो स्टार्ट के पैराग्राफ में आई कि सरफेस पे होने वाली, इंटरफेस पे होने वाली एक्टिविटीज को सरफेस केमिस्ट्री बोला हमने। दूसरी बात हमने क्या बोली? जो इंटरफेस और
हमारे पास दो लेयर्स को, दो फेजेस को अलग अलग कर रही है, उसको हम हाइफन से या स्लैश से शो कर देंगे। तीसरी बात क्या बोली हमने कि अगर हमारे पास वो जो लेयर है, इंटरफेस है, उसकी थिकनेस बड़ी कम है, फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो मॉलिक्यूल के जो एरिया है, जो मॉलिक्यूल का साइज है, उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिख रहा है वो कि इसके एग्जांपल्स दो। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, सरफेस पे होने वाले फिनोमिनन में आपके पास कोरोजन भी होगा, आपके पास इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस मतलब पोटेंशियल का डिस्कशन भी होगा। इसके अलावा कोरोजन के अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सरफेस से रिलेटेड फिनोमिनन है। इसके अलावा हमारा हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, जैसे कि आप N2 3H2 को प्लेटिनम की सरफेस पे तैयार करते हैं, आयरन की सरफेस पे तैयार करते हैं, या फिर डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन को हाइड्रोजिनेट करके आप एल्केन बनाते हैं। तो ये सारे के सारे फिनोमिनन्स जो हैं, यहां आयरन मोलिब्डेनम लेते हैं आप लोग। ठीक है जी। तो जब किसी सॉलिड की सरफेस रिएक्शन के लिए अवेलेबल हुई तो उसको हम लोगों ने हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, इस चैप्टर का पार्ट है ये वाला, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा इस चैप्टर का हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। इसके अलावा जो मेरे को एनसीईआरटी लिख के दे रही है डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन एज वेल एज क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन एज वेल एज क्रिस्टलाइजेशन, घुलना, किसी भी कंपाउंड का घुलना, वो भी सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन भी सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है। तो 3-4 एग्जांपल ऐसे हुए जो हमें मोटा मोटा समझ लेना है कि हमारे पास सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स कौन कौन से हैं। सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है जी। इसमें एक तो आपका कोरोजन हो गया, एक आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, एक हेटेरोजेनस कैटालाइसिस हो गया। ठीक है जी। हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में आप ट्रिपल टू डबल से सिंगल प्लेटिनम की सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो मेरे पास फिनोमिनन है डिसोल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन का, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जी अगर आप सरफेस पे होने वाले प्रोसेसेस को मेटिकुलसली, मतलब थोड़ा सा प्रिसाइजली, थोड़ा सा अच्छे ढंग से करवाना चाहते हैं और इफेक्टिव तरीके से कराना चाहते हैं, इट बिकम्स इंपेरेटिव टू हैव अ रियली क्लीन सरफेस। अगर मैं इस बोर्ड पे लिखना चाहता हूं तो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन जो मुझे प्रोसीड करने हैं, सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन जो मुझे प्रोसीड करने हैं, वो पक्का कि किसी क्लीन सरफेस पे ही हो सकते हैं। और अगर क्लीन सरफेस जनरेट करनी है तो सिंपल सी बात है, मुझे यहां से ना इस चैप्टर में जब एनसीईआरटी लगातार लिख रही होती है तो मुझे एक फीलिंग आने लगती है कि वो कहीं एडजॉर्प्शन की बात शुरू करने वाली है, वो कहीं ना कहीं एडजॉर्प्शन की बात शुरू करने वाली है। तो सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन ये क्लीन सरफेस पे हो पाएगा। तो क्लीन सरफेस के लिए मुझे जो प्रेशर है वो सुपर डाउन करना है, प्रेशर वो ज्यादा मुझे गिराना है, प्रेशर मुझे गिराना है। तो एनसी क्या दिखती है, इट बिकम्स इंपेरेटिव टू हैव अ रियली क्लीन सरफेस। बोर्ड क्लीन होगा तभी लिख पाएंगे। इस डस्टर को आप देख पा रहे हैं, क्लीन होगा तो उतना ही हम ढंग से इस बोर्ड को रब कर पाएंगे। अगर जितना ये एडजॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होंगे, जितना इंक इस पे लगी होगी, उतना ही हमारे लिए कम इफेक्टिव एडजॉर्प्शन देगा। तो उसने कहा इसके लिए क्या करो, तो जो प्रेशर की रेंज है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9 atm तक चले जाओ, जिससे जो प्री एडजॉर्ब्ड गैसेज है, जो प्री एडजॉर्ब्ड गैसेज है, जो प्री एडजॉर्ब्ड गैसेज है, वो क्या हो जाएंगी, एक वर्ड बहुत अच्छा आ रहा है, डिसॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिसॉर्ब हो जाएंगी, गैसेस बाहर निकल जाएंगी, गैसेस छूट जाएंगी। तो एडजॉर्प्शन का उल्टा डिजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन का उल्टा डिजॉर्प्शन है। तो अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻9 बोर्ड से लिख सकते हैं। इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस। ये पॉसिबल हो गया अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस को जनरेट करना ऑफ द मेटल। कैसे,
इस वेरी लो प्रेशर पे चले जाए, जो प्री एडजॉर्ब सबस्टांसेस होंगे वो बाहर निकल जाए। एक बड़ी सिंपल सी बात जो इस चैप्टर में आपको मैं सिखाऊंगा कि जितना प्रेशर बढ़ेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा, उतना 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 एडजॉर्प्शन होगा। अगर मैं प्रेशर को क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, तो एडजॉर्प्शन घटेगा। तो मैंने क्या किया, प्रेशर 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 कम किया तो एडजॉर्प्शन क्या होने लगा, घटने लगा। तो सरफेस हमारी क्या हो गई, क्लीन होगी। तो लो प्रेशर फेवर्स द डिसॉर्प्शन, हाई प्रेशर फेवर्स द एडजॉर्प्शन। ठीक है जी। इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस। तो अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस कैसे आएंगी, अगर आप अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस चाहते हैं तो आपको प्रेशर घटाना है, इसको बढ़ाना है तो प्रेशर घटाना पड़ेगा। लाइन है, इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस ऑफ द मेटल। किस वजह से, लो प्रेशर करके। सॉलिड मटेरियल विद सच क्लीन सर्फेसेस नीड टू बी स्टोर। हां, अगर आप इसको परमानेंटली क्लीन रखना चाहते हैं तो आपको इन मेटल्स को, ये जो अल्ट्रा क्लीन मेटल हुए, नाउ कीप इन द वैक्यूम, इनको वैक्यूम में रख दे। अगर वैक्यूम में नहीं रखेंगे तो फिर इसी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो आपके आउटर एटमॉस्फेयर में बल्क में अवेलेबल है, वो वापस इस पे क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। तो एनसीईआरटी की लाइन वापस क्या पढ़ूं मैं इसको, इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन द अल्ट्रा क्लीन सर्फेसेस ऑफ मेटल। जब आप प्रेशर लो कर देंगे, सॉलिड मटेरियल्स विद सच क्लीन सर्फेसेस, ऐसे मटेरियल जिनको हमने बहुत अल्ट्रा क्लीन कर लिया है, इनको स्टोर करना चाहिए टू बी स्टोर्ड इन द वैक्यूम। अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी कवर्ड बाय, अदरवाइज वही वापस कवर हो जाएंगे, क्योंकि 1 atm का प्रेशर आपके सराउंडिंग में है, बाय मोलिक्यूल्स ऑफ द मेजर कंपोनेंट। कौन होंगे वो मेजर कंपोनेंट, नेमली डाइऑक्सीजन एंड डाई नाइट्रोजन O2N2, ये सब उसको घेर लेगा। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। ना हो तो मैंने आपसे कहा था कहीं ना कहीं एक माहौल बना रहा है। किस बात का माहौल बना रहा है, कि आपको इस चैप्टर के अंदर एंट्री करवाकर वो क्या करे, एडजॉर्प्शन पढ़ाए। लो जी, अब आपको वो एडजॉर्प्शन पढ़ाएगा, अब आपको वो एडजॉर्प्शन पढ़ाएगा। तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ जी, पहली बात, ये सरफेस से रिलेटेड फिनोमिनन, बिल्कुल जी बिल्कुल। एग्जांपल है ये तो किसका, सरफेस केमिस्ट्री के सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन का। सरफेस ऑफ अ सॉलिड, लो जी, यहां अब हम एक सॉलिड, इसको एग्जांपल में आप चारकोल रख लो, ये इसकी सरफेस हुई। और सरफेस हमेशा अनसैचुरेटेड या रेजिडुअल फोर्सेस वाली या फ्री वैलेंसीज वाली होएगी ही होएगी। सरफेस ऑफ अ सॉलिड हैड अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। क्यों रखता है टेंडेंसी, मैं आपको बताता हूं। आपकी फिजिक्स वाला सरफेस टेंशन याद करो, जो मोलिक्यूल्स इस सरफेस पर है उसको सेम टाइप के मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे की तरफ अवेलेबल है, ऊपर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यहां मान लो ये कोई वाटर मॉलिक्यूल है, जबकि यहां अगर हम बात करें, अगर हम यहां बात करें तो यहां जो गैस है वो इससे डिफरेंट है। तो ये जो सरफेस है ना, ये वाली, ये कहीं ना कहीं इस पर जो एफ नेट है वो नॉन जीरो, क्या हो जाएगा जी, नॉन जीरो। इसी वजह से आपने देखा होगा जब आपके चाय पे या दूध पे जो क्रीम आती है, मलाई आती है, वो थोड़ी खिंची रहती है नीचे की तरफ, वो थोड़ी खिंची रहती है नीचे की तरफ। और एक और मॉलिक्यूल में बल्क में, बल्क मतलब जहां उसको सराउंड करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स सेम पड़े हुए, मैं बल्क में गया तो इसका जो एफ नेट है वो जीरो है। तो हुआ क्या, सरफेस ऐसी है जो अनसैचुरेटेड है, सरफेस ऐसी है जो अनसैचुरेटेड है, तो ये अपने एफ नेट को कहां पर, सरफेस पर, एट सरफेस जो एफ नेट है उसको एफ नॉन जीरो से जीरो करने के लिए जो मॉलिक्यूल इसके टच में आएंगे, जो इसके कांटेक्ट में आएंगे, क्लियर, उनको वो रिटेन करने की कोशिश करेगा। रिटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से मॉलिक्यूल्स को रिटेन करेगा। और रिटेन करेगा, बस इसी रिटेनिंग प्रोसेस का नाम आपने क्या कर दिया है, एडजॉर्प्शन। सरफेस ऑफ द सॉलिड हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द molecules. These molecules retain only at the surface
Do not go deeper into the bulk. The accumulation of molecule species at the surface rather than in bulk of a solid or a liquid is termed as adsorption. अगर बात को एग्जैक्टली तुमने अपने दिमाग में डाला तो क्या बोला उसने कि सरफेस पर जो accumulation ओनली ऑन सरफेस जो हुआ, बस उसी को आप लोगों ने क्या बोल दिया, एडजॉर्प्शन. एक्यूमुलेशन ओनली ऑन सरफेस जो हुआ उसको आपने क्या बोल दिया, एडजॉर्प्शन. एक्यूमुलेशन ओनली ऑन सरफेस जो हुआ उसको आपने क्या बोल दिया, एडजॉर्प्शन. ये डीप में नहीं जा रहा है, ये डीप में नहीं जा रहा है, ये सिर्फ सरफेस पे ही एक्यूमुलेटेड है, सरफेस पे ही एक्यूमुलेटेड है. अब मुझे सरफेस फिनोमिनन को प्रोसीड करना है, मुझे सरफेस फिनोमिनन मतलब एडजॉर्प्शन को प्रोसीड करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेनी चाहिए कि एडजॉर्प्शन होते हुए मुझे पहली नीड होएगी एडजोर्बेट की, दूसरी नीड मुझे होएगी एडजोर्बेंट की. एडजोर्बेंट हमारा डस्टर है, एडजोर्बेट जो इंक उस पे एक्यूमुलेट हो रही है, तो एडजोर्बेट हमारा चोक है, एडजोर्बेट हमारे मास्क में लगा हुआ चारकोल है, वो क्या कर रहा है, वो एडजोर्बेट. मास्क में लगा चारकोल एडजोर्बेंट है, एडजोर्बेंट है, एडजोर्बेंट. अगर पहले मेरी मिस्टेक हुई है तो उसको सुधार लेना. एडजोर्बेंट कौन होएगा, मास्क में लगा चारकोल. और जो गैसेज एडजोर्ब हो रही हैं, बीइंग एडजोर्ब्ड, वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एडजोर्बेट. वो क्या हो जाएंगी, एडजोर्बेट. तो टर्म हम एनसीईआरटी के पढ़ ले. एडजोर्बेट विच कॉन्सेंट्रेटेड और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, जो सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, ये आपका ईएनटी हो गया, एडजोर्बेंट हो गया, और ये आपका एडजोर्बेट हो गया. ये गैस है, हाइड्रोजन है, मान लो प्लेटिनम की सरफेस पे, तो प्लेटिनम एडजोर्बेट हुआ, एडजोर्बेंट हुआ, और हाइड्रोजन एडजोर्बेंट हुआ. ठीक है जी, वापस सुन लो इस बात को. एडजोर्बेट कौन है, एडजोर्बेंट कौन है, एडजोर्बेट वो होएगा जो बीइंग एडजॉर्ब्ड है, और एडजोर्बेंट वो होएगा जो सरफेस प्रोवाइडर है, जो सरफेस प्रोवाइडर है, सरफेस प्रोवाइडर. बड़ी सिंपल सी बात है. तो वर्ड्स का हेरफेर, इट बीइंग एडजॉर्ब्ड, ईएनटी सरफेस प्रोवाइडर. ठीक होगी बात. विच कॉन्सेंट्रेटेड और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, उसको बोल दिया आपने एडजोर्बेट. एडजोर्बेंट कौन हुआ, सरफेस एट विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, सॉलिड्स पर्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने कि सॉलिड्स जो फाइनली डिवाइडेड, एक टैबलेट लो, उसका पाउडर बना के खा लो. टैबलेट के कंपैरिजन में टैबलेट के पाउडर का सरफेस एरिया बढ़ गया, टुकड़ों में टूट गया ना वो, तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी सरफेस एक्टिविटीज बढ़ गई हैं. ठीक है जी, सरफेस एक्टिविटीज क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं. अब इंपॉर्टेंट बात क्या, जब मैं एडजोर्बेंट के एग्जांपल में आऊं, जैसा कि लिखा है एनसीईआरटी ने, सॉलिड्स पर्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, पाउडर बनाकर आप सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, हैव लार्ज सरफेस एरिया. अगर आप एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, उस पर एक न्यूमेरिकल भी बना सकते हो आप. मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इसका साइड है, ये लेंथ है. ठीक है जी, वैसे सॉलिड चैप्टर में आप क्यूब पढ़ते ही हो, तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा. ठीक होगी बात. और जब आप साइड्स का एरिया निकालोगे, एरिया, तो क्या करोगे आप, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर. तो यहां लिख दोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस है और हर का जो एरिया है 1 into 1 है. चलिए लाइन क्या लिख रहा है वो एग्जांपल में, अगर मैं इसको पीसेज में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको पीसेज में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको पीसेज में डिवाइड कर दूं, तो हर एक जो मेरे पास स्मॉल क्यूब बनेगा उसमें 6 फेस फिर निकल कर आएंगी. तो अगर 8 क्यूब बना लें, सब में 6 फेस हो, 48 फेस नए जनरेट हो गए. तो एरिया
अभी थोड़ी देर में मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। पहले मैं एग्जांपल एनसीईआरटी को उठा रहा हूं रिदम ना तोड़ते हुए। एग्जांपल में लार्ज सरफेस एरिया में चारकोल दिया उसने, फिर उसने सिलिका जेल दिया, एल्यूमिना जेल दिया, क्ले दिया। कोलोइड्स की सरफेस एरिया बहुत खतरनाक हो जाएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर हमारे कोलोइड्स का साइज है। तो कोलोइडल फेज में प्लेटिनम हो पाउडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में, तो मानकर चले कि जो आपका कोलोइडल प्लेटिनम है उसका सरफेस एरिया मच मच हायर है। ठीक होगी बात। मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट आप सॉलिड चैप्टर में भी पढ़ते हो, आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो कि फाइनली डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड कोई भी हम आपके पास कैटलिस्ट लेकर आएंगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर द कैटालाइसिस। तो ज्यादा सरफेस एरिया ऑलवेज ज्यादा सरफेस एरिया ऑलवेज ज्यादा एडजॉर्प्शन को प्रमोट करता है। सरफेस एरिया बढ़ गया, ये सब अच्छे एडजॉर्बेंट है। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या बनी, अगर आप चारकोल ले रहे, सिलिका जेल ले रहे, एल्यूमिना जेल ले रहे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को तो ऐसे याद कर लो 13-14 नंबर पे आ रहे हैं ना, एल्यूमिनियम जेल, सिलिका जेल, क्ले, ये भी आपके जो सिलिका है उसी के फर्दर कंपाउंड्स हैं। कोलोइड्स तो एक जनरल टर्म हो गई है। मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड, कोई भी मेटल होगा अगर टुकड़ों में होगा तो उसका सरफेस एरिया मच मच हायर होगा। ये अच्छे एडजॉर्बेंट का रोल करने वाले हैं। फिर उसने कहा जी एडजॉर्प्शन इन एक्शन। तो एडजॉर्प्शन इन एक्शन की बात अगर हम करें तो काम बड़ा आसान है। एब्जॉर्प्शन इन एक्शन के अंदर सबसे पहले उसने कहा जी रूम की बात करो, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो वहां आप डिफरेंट टाइप की गैसेस ले लो और उसका प्रेशर फिक्स कर दो। प्रेशर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर मान लो 5 atm है। ठीक होगी बात। यहां डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर आपने SO2, CO2 जो भी आपको मन में है सब गैसेस भरते चले जाओ। तो सब गैसेस भरने के बाद ये आपका प्रेशर 5 atm। मान लो कि अगर मैं इस पे चारकोल रख दूं तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो चारकोल रखने के बाद प्रेशर है वो 5 atm से कम आया। तो भाई 5 atm से कम क्यों आया, कुछ तो बीच में करप्शन हुआ है। तो वो क्या हुआ है, चारकोल ने गैसेस को एडजॉर्ब कर लिया। लाइनिंग क्या है, इफ गैस लाइक O2, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, SO2, इस कई सारी गैसेस के नाम ले लिए, आप भी 2-4 के नाम इनके अलावा भी ले सकते हैं। इज टेकन इन अ क्लोज वेसल कंटेनिंग अ पाउडर्ड चारकोल, प्रेशर ऑफ द गैस इज डिक्रीजेस। व्हाई दिस डिक्रीज टेक्स प्लेस, योर आंसर शुड बी कि वहां एडजॉर्प्शन हुआ है। तो गैस का प्रेशर पाउडर्ड चारकोल की प्रेजेंस में गिरना, ये एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं जी। ऑर्गेनिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, ये ऑर्गेनिक डाई है। ठीक है, इसको जब टच में लेकर आए एनिमल चारकोल, तो ये जो मिथाइलिन ब्लू है इसका कलर खत्म हो गया, कलर उड़ गया, डीकलराइज हो गया। ये भी एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। मिथाइलिन ब्लू को एनिमल चारकोल ने क्या किया, एडजॉर्ब कर लिया। ऑर्गेनिक डाई एडजॉर्ब्ड ऑन एनिमल चारकोल एंड सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो क्या हुआ, मिथाइलिन ब्लू एनिमल चारकोल पे एडजॉर्ब हो गया। ठीक है जी। तीसरी बात, एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा रहा हूं, रो शुगर। अब जैगरी जानते हो, गुड़, कलर तो देखा होगा, येलोइश या हल्का ब्लैक कलर होता है। तो रो शुगर को जब हम एनिमल चारकोल, बोन चारकोल इस टाइप से कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे, एनसीईआरटी लिखती है बेड्स ऑफ द एनिमल चारकोल, तो एनिमल चारकोल कॉपी पेस्ट हो गया। ये रो शुगर आपने देखा होगा ना, चीनी के पैकेट जो आपके पास आ रहे हैं उस पर लिखा रहता है ट्रिपल रिफाइंड। जितना ज्यादा रिफाइनिंग होगी उतना कलर उड़ जाएगा, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्हाइट कलर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो रो शुगर का जो कलर है वो येलो या ब्लैक कलर का डिसअपियर हो जाना, किस पर, एनिमल चारकोल पर। ये भी एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हुआ। रो शुगर सॉल्यूशन, गुड़ जैगरी जिससे बनती है, गन्ना जिसको बोलते हो आप, शुगर केन, व्हेन पास्ड ओवर द बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस ड्यू टू एडजॉर्प्शन। ठीक है जी। तो जब हम छोटे थे तो एक दूसरे से हम पूछा करते थे वेज है नॉन वेज है, तो कोई कहता मैं तो नॉन वेज हूं, तो ठीक है बात खत्म होगी। कोई था वेज हूं, तो उसको बोलते थे चीनी खाता है, उसने कहा हाँ,
तो हम बोलते थे कि चीनी खा रहा है, वो भी तो हड्डियों पर से निकलती है, तो तू वेज कैसे हुआ, नॉन वेज तू भी हुआ। तो ये मजाक की बात है, जोक्स अपार्ट, लेकिन उसमें एक ज्ञान की बात भी थी। क्या कि जब आप रो शुगर को सिंपल उसके कलर को डिसअपियर करवाना चाहते हो, फ्री करवाना चाहते हो, तो आपने उसको एनिमल चारकोल पर से क्या करवाया, पास करवाया, उसको गुजारा। तो उससे क्या हुआ, उसके जो कलर थे, जो उसके हमारी नजर में अनडिजायर्ड कलर थे, वो सारे के सारे एडजॉर्ब हो गए, सारे के सारे एडजॉर्ब हो गए। नाउ एयर बिकम्स ड्राई, यहां मॉइस्ट एयर ले लो, मॉइस्ट एयर को सिलिका जेल के टच में लेकर आए, मॉइस्ट एयर को सिलिका जेल के टच में लेकर आए, तो मॉइस्ट एयर ड्राई एयर में बदल गई। मॉइस्ट एयर को सिलिका जेल के टच में लेकर आए, वो ड्राई एयर में बदल गई। तो सिलिका जेल आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस में या अच्छी कंपनी की मेडिसिन हो, तो वहां आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपको क्या दिखता है, उसके अंदर एक सिलिका जेल का छोटा सा पाउच दिखता है। तो सिलिका जेल के पाउच का एक ही काम होता है, क्या कि वहां जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना। तो मॉइस्ट एयर सिलिका जेल ड्राई क्यों कर दिया, क्योंकि उसने पानी को, मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लिया। द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, ठीक है जी, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सिलिका जेल। इसी का एडजॉर्प्शन के ऑपोजिट प्रोसेस को एनसीईआरटी ने एक नाम दे दिया, ऑपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज डिजॉर्प्शन। ठीक है जी, तो अपनी कॉपी में इसको लिख ले, और एनसीईआरटी इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अगला टास्क हमारे पास होगा कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अब हम लोगों ने फर्क समझना है। एडजॉर्प्शन क्या और एब्जॉर्प्शन क्या, एडी एबी का डिफरेंस, एडी एबी का डिफरेंस। लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे हम। एडी का मतलब है सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन, एबी का मतलब है एब्जॉर्प्शन का सरफेस की जगह पर बल्क रिलेटेड फिनोमिनन, जो बल्क तक होएगा, बल्क मतलब अंदर तक। ये सिर्फ सरफेस का फिनोमिनन है, ये बल्क तक का। कॉटन को पानी में रख दे तो धीरे धीरे क्या करेगी, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन एडीएबी क्या लिख रहे हैं भाई साहब, इन द एडजॉर्प्शन, इन द एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस। 2x पे देखिएगा वीडियो को, आपका टाइम बचेगा। While in absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. ठीक होगी बात। For example, when a chalk stick की बात करें अगर हम लोग, when a chalk stick is dipped in ink, एक चौक की स्टिक को हमने इंक में डुबो दिया, बिल्कुल ठीक है जी। द सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ इंक, सरफेस पर मान लो ये चौक है, तो इसकी सरफेस पर इंक रिटेन रहेगी, इंक रिटेन रहेगी। बट द इंक ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल वाइल द सोलवेंट गोज डीपर, सोलवेंट अंदर, ऐसे तोड़ के देखोगे ना चौक को जब, तो सोलवेंट अंदर तक चला जाएगा। वाइल surface retains the color of the ink due to the adsorption of colored molecule, while the solvent of ink goes deeper into the stick due to absorption. तो चौक की सरफेस पे इंक का एब्जॉर्प्शन हुआ है और डीपर तक सोलवेंट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक होगी बात। On breaking the chalk stick, it is found to be white from inside as well. Example of water vapor. Water vapors are absorbed by anhydrous CaCl2. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जनरली आपको देखने को मिलता है। कुछ बुक्स में एक एग्जाम्पल है कि ऐसे एक ट्यूब लो, ट्यूब के इस कॉर्नर पे CaCl2
और यहां सिलिका जेल, और इस पूरे को मॉइस्चर में छोड़ दो, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में छोड़ दो, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में छोड़ दो। तो जब वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में छोड़ोगे तो क्या फर्क नजर आएगा? कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन करेगा, जबकि सिलिका जेल एब्जॉर्प्शन करेगा। यही एनसीईआरटी का एग्जांपल है हमारे पास। ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड, एज वेल एज एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एनहाइड्रस CaCl2। लेकिन जो CaCl2 के बाद सिलिका जेल है वो उसी वाटर वेपर को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। तो दो एग्जांपल अपने दिमाग में रखें, CaCl2 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 हमारा एब्जॉर्प्शन की तरफ है, AB, लेकिन जो हमारा सिलिका जेल है वो AD की तरफ है, एडजॉर्प्शन। बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो। ये दोनों प्रोसेस एक साथ भी हो सकते हैं। जहां ये दोनों प्रोसेस एक साथ हों, जहां ये दोनों प्रोसेस एक साथ हों, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोगों ने जॉर्प्शन बोला हुआ है। कलेक्टिवली इसको बोलते हैं SORPTION। तो द टर्म जॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेसेस को इकट्ठा शो करने के लिए हमने टर्म बनाई है SORPTION। ठीक है जी, चलो अगली लाइन, मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं जी। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल आपका है, मेरा नहीं है, आप ही इसको ग्रो करवाना है। तो केमिस्ट्री वाले सर कंटिन्यू है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को लेकर। नाउ लिसन केयरफुली, क्या कर रहे हैं जी? एब्जॉर्प्शन अकर्स बिकॉज इनसाइड द एडजॉर्बेंट all the forces acting between the particles are mutually balanced but on the surface। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सरफेस को छोड़कर अगर आप बल्क में चले गए तो F नेट 0 है। तो स्टार्ट की वो जो 2-3 लाइनें हैं एनसीईआरटी की, वो ये लिख रही हैं, एडजॉर्प्शन अकर्स बिकॉज इनसाइड द एडजॉर्बेंट all the forces acting between the particles are mutually balanced but on the surface। लो जी, but on the surface ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपके लिए काम आसान है। F net नॉन जीरो है, but on the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind। अपने तरह के मॉलिक्यूल से वो सराउंडेड नहीं है, अपनी तरह के। जहां कहीं आपको अपने जैसा माहौल दिखता है ना, तो उसमें आप जल्दी मन लगा लेते हो अपना। लेकिन आपसे अगर अलग माहौल हो, आप आराम से बैठना पसंद करते हो, कोई शोर मचा रहा है तो आपको माहौल पसंद नहीं आता, तो आपका F नेट 0 नहीं होगा। तो आप उन मॉलिक्यूल्स को, उन बंदों को, उन आसपास सराउंडिंग में से उनको रिटेन करने की कोशिश करते हो जो आपके जैसे हों, या आपका नेट फोर्स 0 कर दें। यही चल रहा है। क्या चल रहा है जी? एंड हेंस दे पॉजेस अनबैलेंस्ड और रेजिडुअल फोर्सेस। तो सरफेस पे क्या हुआ? अनबैलेंस्ड फोर्सेज हुए, रेजिडुअल फोर्सेज हुए, अनबैलेंस्ड फोर्सेज हुए, रेजिडुअल फोर्सेज हुए। दीज फोर्सेस ऑफ एडजॉर्बेंट, अब ये फोर्स किसके हैं? एडजॉर्बेंट के, क्योंकि उसकी सरफेस पे है। दीज फोर्सेस ऑफ एडजॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडजॉर्बेट, जो बीइंग एडजॉर्ब्ड है, बाय on its surface the extent of adsorption increases with the increasing of surface area। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि if you want to increase adsorption you should increase the surface area। जितना surface area बढ़ेगा, आगे उसने क्या बोला? पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्ब, पर ग्राम ले लो, पर मिलीलीटर ले लो, जैसा भी नेचर हो वैसे ले लो। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखे
क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। तो पर ग्राम अगर आप एडजॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं, यू शुड इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो लाइनें मैं फास्ट आधे मिनट में बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। एडजॉर्प्शन अकर्स बिकॉज इनसाइड द एडजॉर्बेंट all the forces between the particles are not mutually balanced, clear, are mutually balanced, थोड़ी गलती है, are mutually balanced, but on the surface, clear, the particles are not surrounded by atoms or molecules of same kind or their kind in all sides. Hence होएगा क्या, they possess unbalanced or residual forces. These forces of adsorbent are responsible, ये जो ऊपर वाले फोर्स है, these are responsible, किसके लिए responsible है, for attracting the adsorbent particles on its surface. इसी प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, एडजॉर्प्शन बोल दिया। एडजॉर्प्शन बढ़ेगा जैसे जैसे आप लोग सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। ठीक होगी बात। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो एक बात तो आपको पता चल गई कि अगर आपको एडजॉर्प्शन करवाना है तो एडजॉर्प्शन करवाने में आपको पहली बात तो है कि रेजिडुअल फोर्सेस या फिर अनबैलेंस्ड फोर्सेस की तरफ झांकना पड़ेगा। दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, रेजिडुअल फोर्सेस। दूसरा वो है आपके पास हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या लिखते हैं, देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। जब भी आप कभी, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, मान लो ये सिंबॉलिकली जो मैंने लाइनें ऐसे वर्टिकली लिखी हैं, ये हमारे रेजिडुअल फोर्सेस को इंडिकेट कर रही है। ठीक होगी बात। अब इस पर मॉलिक्यूल जुड़ा, ये खत्म, इस पर मॉलिक्यूल जुड़ा, इस पर मॉलिक्यूल जुड़ा, इस पर मॉलिक्यूल जुड़ा, इस पर मॉलिक्यूल जुड़ा, तो धीरे 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 हमारे रेजिडुअल फोर्सेस घटते जा रहे हैं। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन रेजिडुअल फोर्सेस आर डिक्रीजेस। लो जी, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, रेजिडुअल फोर्सेस घटते जा रहे। अरे भाई वही रेजिडुअल फोर्सेस तो एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ना। तो जब वो घटेंगे, जब वो डिक्रीज करेंगे तो सरफेस पे एडजॉर्प्शन उतना कम। लेकिन पहले समझो कि डिक्रीज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो है। तो जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होगा ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्सेस आर डिक्रीजेस। नाउ देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। पहले तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, अब बॉन्ड बनते गए या वैन डर वाल अट्रैक्शन होते गए। और दो बातें मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं, जब भी कभी एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन हो वो भी एक्सोथर्मिक है, जब भी कभी अट्रैक्शन के अलावा बॉन्ड फॉर्मेशन हो, बॉन्ड बने, तो वहां भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हुआ क्या, ये सरफेस जो बहुत ज्यादा रेजिडुअल थी, बहुत ज्यादा अनबैलेंस थी, बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी थी, तो भी तो रिटेन कर रहे हैं। एनर्जी हुई कि तभी तो रिटेन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे रिटेनिंग होती गई, एडजॉर्प्शन होता गया, तो रेजिडुअल फोर्सेस घटते चले गए। अब रेजिडुअल फोर्सेस घटेंगे तो उसके पैरेलल में जो एनर्जी है वो भी घटेगी। मतलब एक्सो नए बॉन्ड बनना, मतलब अट्रैक्शन होना, मतलब एनर्जी का रिलीज होना। तो क्या लिखा, एडजॉर्प्शन देयरफॉर इज इनवेरिएबली ऑलवेज an exothermic process. There is decrease in surface energy which appears as the heat. जो surface energy का डिक्रीमेंट हो रहा है, जो सरफेस एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा है वो अपीयर हो रहा है एज हीट। इसीलिए आप एक बात बोलते हो, एडजॉर्प्शन is always exothermic process. Adsorption is always exothermic process. Now डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। अब एडजॉर्प्शन हुआ जब, अब आगे और सुनिएगा, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन चला उससे क्या हुआ, उससे जो आपका
एंट्रोपी, जिसको आप क्या बोलते हो, तो एक हम डिस्कशन कर रहे हैं एंट्रोपी का। तो ध्यान से सुनिएगा, एंट्रोपी हमारे थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, ये रिप्रेजेंट करती है रैंडमनेस को, जैसा कि हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया हुआ है। इसके बाद मैं थर्मो का एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड वीडियो बनाने वाला हूं। तो रैंडमनेस, डिस्टरबेंस, केओस, अगर किसी शहर की लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स बंद हो जाए तो वहां रैंडमनेस फैल जाएगी, ट्रैफिक बड़ा रैंडम हो जाएगा। तो रैंडमनेस को ये इंडिकेट करता है। अब हुआ क्या, किसी सरफेस पर जब कोई गैस एडजॉर्ब होएगी, जब किसी एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होएगा, तो उसकी जो फ्रीडम है वो डाउन चली गई, वो डिस्टर्ब की जगह पर अरेंज हो गया, तो उससे उसकी एंट्रोपी नेगेटिव हो गई। अगर आप डिस्टर्ब्ड है तो एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है, अगर आप अरेंज्ड है तो आपकी एंट्रोपी माइनस है, घटी हुई है। आप केओस नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो। तो क्या लिखा जी, ड्यू टू एडजॉर्प्शन द फ्रीडम ऑफ गैस बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गई, एंड एंट्रोपी इज डिक्रीजेस, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। टू बी स्पॉन्टेनियस, लो जी अब थोड़ा सा और हम अपने थर्मो पे चलते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी को अगर नेगेटिव करना है, स्पॉन्टेनियस, मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी का नेगेटिव होना 11वीं का टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो उसको चलाना पड़ेगा। जैसे आपको मम्मी बोले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो एक्सटर्नल एजेंसी से ड्रिवन है, लेकिन आप अपनी इच्छा से पढ़े जा रहे हो, आपको कोई कह नहीं रहा, आपको पता है कि आपका फ्यूचर आप खुद ही बनाओगे, क्लियर। तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, इट्स सेल्फ कैटलाइज्ड, खुद से जो कैटलाइज्ड हो। तो अगर किसी को सेल्फ ड्रिवन रखना है, चोक पानी में डाला, चोक इंक में डाला, चारकोल को किसी पोल्यूटेंट गैस के टच में लेकर आए और वो सब सॉरी एडजॉर्ब होना शुरू कर दें, तो जब वो एडजॉर्ब होना शुरू करेंगे तो अपने आप हो रहा है सब कुछ, और ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव था, इनवेरिएबली नेगेटिव। ये सारा कचरा इसने कर दिया डेल्टा एस के नेगेटिव वैल्यू ने। तो अब हमारा फॉर्मूला डेल्टा जी माइनस का टी डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस हो गया, इसको नेगेटिव लाना है। तो हल्की सी मैथमेटिक्स लगाएं छोटी क्लासेस की, अगर आप इसको नेगेटिव लाना चाहते हैं और ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है तो सारी जिम्मेदारी इसकी बनती है। और वैसे भी हमारे मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में लिखा हुआ है, अगर आप किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फॉरवर्ड प्रोसीड करना चाहते हो तो टेम्परेचर को कम रखो। तो भाई साहब सीधी सी बात है, लो टेम्परेचर एडजॉर्प्शन को फेवर करेगा, लो टेम्परेचर एडजॉर्प्शन को फेवर करेगा, क्योंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड कम होएगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, जितना टी डेल्टा इसका मैग्नीट्यूड कम होएगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, इसके डोमिनेंट होने की वजह से। तो लाइनें क्या बनी, टू बी स्पॉन्टेनियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर द डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का फॉर्मूला आपके सामने था। डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच हैज सफिशिएंटली हाई नेगेटिव वैल्यू एज माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो ही गया था वो। अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू, ये दोनों बराबर हो गए, 0 हो गया, इस पे इक्विलिब्रियम अटेन कर गया। लेकिन मैं तो फॉरवर्ड लेके जाना चाहता था, इस लास्ट वाली लाइन को वापस समझो कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे चला गया। मुझे तो प्रोसेस को आगे बढ़ाना था, तो प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, टेम्परेचर को कम करूं, टेम्परेचर कम करने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लो टेम्परेचर ऑलवेज फेवर द
एडजॉर्प्शन। लो टेम्परेचर हमेशा एडजॉर्प्शन को फेवर करता है। लो टेम्परेचर एडजॉर्प्शन को हमेशा फेवर करता है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन में। अगली लाइन है कि इसके टाइप के बारे में बात करो। एडजॉर्प्शन के टाइप। एडजॉर्प्शन के टाइप, तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड है। गैसेस और सॉलिड्स के एग्जांपल आपने एडजॉर्प्शन में उठाए हैं। फर्दर आपने इसके बता दिए कि दो टाइप हमारी केमिस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक फिजिकल, अगर आप 12वीं क्लास ओनली बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर शायद आपने ना पढ़ा हो, और अगर आप कंपटीशन साथ में पढ़ रहे हो तो पक्का आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन सॉलिड्स इफ इट इज ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर ये वीक वैन डर वाल्स, साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको पता ही है, फोर्सेस की वजह से हुआ तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोल दोगे। इफ इट इज ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस देन नोन एज अ फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। इतनी बात समझ में आती है। अगर फिजिकल हमारे पास एडजॉर्प्शन का डिस्कशन हो तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस वहां होंगे। नाउ इफ इट इज ड्यू टू केमिकल बॉन्ड्स, अगर ये केमिकल बॉन्ड्स की वजह से है, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो कोवलेंट हो, तो फिर वो केमिकल एडजॉर्प्शन है, कॉल्ड एज द केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन को, भाई साहब केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो इसको एक हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी। एनसीईआरटी लिखती है केमिजॉर्प्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी पे होगा एंड इज सो ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड, इसी का दूसरा नाम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी है। केमिजॉर्प्शन नीडेड एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। समटाइम्स बोथ अकर साइमल्टेनियसली एंड डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। कई बार इनको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। क्या हम फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन में बदल सकते हैं? ये एक बार नॉन मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल यस में है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि डाईहाइड्रोजन पहले निकल पर H2, निकल पर फर्स्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस से एडजॉर्ब होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो वही हाइड्रोजन निकल पर केमिकली एडजॉर्ब हो जाएगी। तो सीधा सीधा जवाब है व्हेन वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर वी कैन चेंज द फिजिकल एडजॉर्प्शन टू द केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन में बदला जा सकता है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एग्जाम्पल, निकल की सरफेस पर हाइड्रोजन अगर टेम्परेचर कम है तो फिजिकली एडजॉर्ब होगा, सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस वाला फंडा लगेगा। लेकिन अगर मैं इसी निकल पर हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर पर लेकर जाऊं तो फिर उस पर केमिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगा। लाइन क्या लिखती है एनसीईआरटी? On increasing temperature, for example, dihydrogen is first adsorbed on nickel by van der Waals forces. Molecules of hydrogen then dissociated. जो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल है वो HH में डिसोसिएट हुए, HH एटम बने, एंड देन आफ्टर वो हाइड्रोजन एटम्स नॉट मोलिक्यूल विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय केमिजॉर्प्शन। ऐसे एक ना एनसीईआरटी तो नहीं है लेकिन एक एग्जांपल है कि आयरन अगर
लो टेम्परेचर पे हो, यू मान के चलिए कि आप 0 से कम पे चलने वाले हैं, 50-100 केल्विन के आसपास, तो आयरन की सरफेस पे नाइट्रोजन फिजिकली एडजॉर्ब्ड है। रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी एडजॉर्ब नहीं है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में आयरन भी बहुत है, आपके सराउंडिंग में नाइट्रोजन भी बहुत है, तो 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे कोई भी एडजॉर्प्शन नहीं होता। लेकिन ये है, अगर मैं 500 केल्विन पे ले जाऊं विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं उसको 500 केल्विन पे ले जाऊं तो फिर मेरे पास एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन कैसा होगा? वो होगा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन में बदला जा सकता है। इसका आंसर है बिल्कुल यस। अब जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर डिफरेंसेस बताएगा। लो जी, हम भी बात कर लेते हैं। यहां लिखा जी फिजिकल, यहां लिखा जी केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन में पहली लाइन लिखी है क्या कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी है। कुल मिलाकर मैं सिंपल वर्ड्स बोल दूं, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, और केमिकल ये स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक से मतलब चारकोल, गैसेस चाहे कोई भी हो एडजॉर्ब कर ले, ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन चारकोल पर वेंडरवाल फोर्सेस से गैस कोई भी लेस और मोर एडजॉर्ब हो सकती है। लेकिन आयरन पर लो टेम्परेचर पर नाइट्रोजन एडजॉर्ब हुई, हाइड्रोजन एडजॉर्ब करने की कोशिश करोगे, नहीं होगी। निकल पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी, लेकिन नाइट्रोजन एडजॉर्ब कराने की कोशिश करोगे, नहीं होगी। तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, अ गिवन सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट डजंट शो एनी प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस एज द वेंडरवाल फोर्सेज आर यूनिवर्सल। प्रेफरेंस नहीं शो की उसने, लेस और मोर हुआ, कोई कम एडजॉर्ब हुआ, कोई ज्यादा एडजॉर्ब हुआ, लेकिन मना नहीं किया, मना नहीं है, लेस और मोर है। दूसरी बात, नेचर ऑफ जो आसानी से गैसेस लिक्विफिएबल है, नेचर ऑफ द गैस, जिस गैस का ए ज्यादा है इसको बोलते हो अट्रैक्शन फोर्सेस, वेंडरवाल कांस्टेंट, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और वो इजीली लिक्विड फॉर्म करेगी। तो एनसीईआरटी लिखती है जिस गैस का वेंडरवाल कांस्टेंट ज्यादा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, जिस गैस पे इजीली लिक्विफिएबिलिटी हो, उसका फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, in general easily liquefiable gases for example with high critical temperature are readily adsorbed as van der Waals forces are stronger near the critical temperature। इसीलिए उसने बताया 1 ग्राम चारकोल पे अगर मैं SO2 को, ये हमारा 1 ग्राम चारकोल है, इस पर अगर हम अलग अलग गैसेस को एडजॉर्ब कराएं, 1 ग्राम ऑफ द चारकोल है, ठीक हो गया। एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब्स मोर SO2, SO2 ज्यादा एडजॉर्ब क्योंकि इसका TC 630 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है जी, क्रिटिकल टेम्परेचर। देन मीथेन, ये मीथेन दी हुई है जी, इसका जो TC है, वैसे भी इसका मोलिकुलर वेट 64 था 16 से, 4 गुना मोलिकुलर वेट है, ए ज्यादा TC ज्यादा। इन मीथेन का जो TC है वो सिर्फ 190 केल्विन है, रूम टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, which is still more than 4.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, लो जी, ये हमारी पप्पू टाइप की गैस जिसका TC सिर्फ और सिर्फ आपके पास 33 केल्विन है, ठीक है जी। पूरी लाइन पढ़ दो। 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पे SO2 ज्यादा एडजॉर्ब हुई है, जिसका कि TC ज्यादा है एज कंपेयर टू मीथेन। मीथेन का जो TC है वो 190 केल्विन है, विच इज स्टिल मोर देन 4.5 मिलीलीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। तो कुल मिलाकर SO2 ज्यादा एडजॉर्ब हुई मीथेन से, मीथेन ज्यादा एडजॉर्ब हुई हाइड्रोजन से। तो जिस गैस का TC वेंडरवाल कांस्टेंट, इजीली लिक्विफिएबिलिटी उसके अंदर है, वो गैस ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, वो गैस ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होगी। फिर एक छोटी सी बात और है जिसके अंदर,
इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी है। इसका मतलब क्या निकला, जब चाहे चारकोल पर प्रेशर घटाकर डिसॉर्प्शन करवाकर आप गैस को फ्री कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है जी, गैस को एडजॉर्ब कराओ, डिसॉर्ब कराओ, एडजॉर्ब कराओ, डिसॉर्ब कराओ, तो रिवर्सिबिलिटी है। जबकि आपको केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। सॉलिड पर गैस डाला, गैस सॉलिड, हीट रिलीज हुई, वो तो फंडामेंटल है किसका, एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली टू टेम्परेचर। ये बात हम ऑलरेडी कई बार बोल चुके हैं। जो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट है, जो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट है, एक्स क्या हुआ, मास ऑफ एडजॉर्बेट, एम कौन हुआ, मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। इसको बोल देते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको बोल देते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। ये बात आपको पहले भी बताई है मैंने, और बताऊंगा। इसके लिए हमारे पास है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लो जी, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में मुझे एडजॉर्प्शन जो फिजिकल टाइप का है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। वैसे ये बात तो कॉमन दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होएगा उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होने वाला है। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, फाइनली डिवाइडेड मैटर एंड पोरस सबस्टेंसेस हैव लार्ज सरफेस एरिया आर द गुड एडजॉर्बेंट। तो मोटी मोटी बात पढ़ ले, ये नेचर में नॉन स्पेसिफिक है। दूसरी बात, नेचर ऑफ गैस की बात करूं, जितना टीसी ज्यादा होगा, एग्जांपल में SO2 मीथेन एंड हाइड्रोजन, SO2 मीथेन एंड हाइड्रोजन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एडजॉर्प्शन है। तो जिसकी इजीली लिक्विफिएबिलिटी है उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा है, जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा है उसकी एडजॉर्प्शन उतनी ज्यादा हो रही है। रिवर्सिबिलिटी है, डिसॉर्प्शन एडजॉर्प्शन के बीच में एक हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में। प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, घटाओगे घटेगा। तो x/m प्रेशर के डायरेक्ट है और टेम्परेचर के इनवर्स है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन साथ साथ में बढ़ने वाला है, ये लिखा। फिर जब फिजिकल एडजॉर्प्शन हो तो यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो वीक फोर्सेस वाली है। तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी। वो है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तो छोटी छोटी बातें जो आप कहीं अटका लोगे, जितने ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे उतना फिर याद करने में और समझने में भी दिक्कत करोगी। यार 10 पॉइंट है तो पॉइंट सिंपल है, नॉन स्पेसिफिक है, रिवर्सिबल है। टेम्परेचर घटने से ये बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से ही बढ़ता है। इसके अलावा नेचर ऑफ गैस में जितना ज्यादा होगा उतना जो x/m है बढ़ेगा। इसके अलावा हीट कम रिलीज होती है। इसके अलावा सरफेस एरिया बढ़ने से हर टाइप का एडजॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी की आपको बोर्ड पे समझा दी है। अब आपकी भी जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा फोकस करके इसको रीड करो। लगभग 1 घंटे का वीडियो हमारा होने वाला है। एडजॉर्प्शन मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट 1 घंटे 20-25 मिनट में एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, फिर मैं एडजॉर्प्शन के क्वेश्चन उठाऊंगा पीएमटी वाले। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीजॉर्प्शन, केमीजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हाई स्पेसिफिसिटी मैंने बताया था कि इसमें खतरनाक टाइप की स्पेसिफिसिटी है, ये नेचर में स्पेसिफिक होगा। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट अकर्स इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, सेम हाइड्रोजन था, सेम नाइट्रोजन था। एंड हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्मेशन और हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्मेशन करके यहां केमिकली एडजॉर्ब होगी। लेकिन ये नहीं कि एक गैस, मान लो हाइड्रोजन निकल पे एडजॉर्ब हो रही है तो आयरन पे भी होगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्पेसिफिक इन नेचर है। इरिवर्सिबिलिटी जैसे तीसरा था, यहां आप रिवर्सिबिलिटी कह रहे हो, ये इरिवर्सिबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसमें उन्हें देखा ये इरिवर्सिबल है। क्यों है जी, ड्यू टू कंपाउंड फॉर्मेशन इट इज इरिवर्सिबल। व्हाई इट इज इरिवर्सिबल, कोई पूछ ले कि आपके पास इसमें इरिवर्सिबिलिटी क्यों है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा, क्योंकि परमानेंटली कंपाउंड बन गया है। अगर कहीं परमानेंटली कंपाउंड बन गया है तो वहां फिर नेचर में
इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू कंपाउंड फॉर्मेशन, इट इज इरिवर्सिबल। केमिजोप्शन वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर, क्योंकि वहां हमें टेम्परेचर अगर कम है तो फिर जो केमिजोप्शन है वो भी स्लो है। क्यों 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 क्यों? आंसर है इट नीडेड एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक मामला प्रोसीड नहीं करेगा। तो क्या लिख रहा है जी? वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर ड्यू टू नीड ऑफ द हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दैट्स व्हाई एडजॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। कौन सा वाला? केमिजोप्शन। तो केमिजोप्शन इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। यूजुअली हाई प्रेशर इज ऑल्सो फेवर्ड बाय द केमिजोप्शन। ठीक है, वो हर टाइप का एडजॉर्प्शन यूजुअली फिजिकल के लिए तो परमानेंट था कि प्रेशर बढ़ाएंगे बढ़ेगा। केमिजोप्शन के लिए एक वर्ड यूजुअली जनरली हाई प्रेशर फेवर करता है केमिजोप्शन को भी, फिजिकल को भी, केमिकल को भी। दोनों बातें आपके दिमाग में सेट हो गई हैं। सरफेस एरिया इसके फेवर में भी है। एंथैल्पी ऑफ जो एडजॉर्प्शन है वो अब आपके पास -80 से लेकर -80 से लेकर -240 किलोजूल पर मोल है। तो मोटी मोटी बात जो मेरे और आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है जी? फिजिकल, स्पेसिफिक, केमिकल, नॉन स्पेसिफिक। फिजिकल एनर्जी कम्युनिकली 20 से 40 किलोजूल, केमिकल 80 से 240। तीसरी बात, फिजिकल रिवर्सिबल, केमिकल इरिवर्सिबल। फिजिकल प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। फिजिकल ओए ये तो सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। फिजिकल टेम्परेचर ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से वो घटेगा क्योंकि वहां तो वीक फोर्स है। केमिकल तो इसको तो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। तो जनरली शुरू में जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी मिलने तक ये प्रोसेस बढ़ेगा, देन आफ्टर ये डिक्रीज करेगा। मैं फिर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज मेरे पास एक ग्राफ बनता है टेम्परेचर का और x/m का केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। उसमें मैं पहले इसको इंक्रीज करता हूं, देन आफ्टर क्या करता हूं? डिक्रीज करता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं उतना ही काम करूंगा जितना एनसीईआरटी बोलती है और हमारे लिए इनफ है। एक छोटी सी बात और है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन एक सिंगल लेयर बनेगी और बात खत्म हो जाएगी। मल्टी लेयर्ड होने का मतलब आप समझते होंगे, पहले एक लेयर बनेगी, फिर जो खाली जगह बच गई उस पर दूसरी लेयर बनेगी, फिर जो खाली जगह उस पर फिर तीसरी लेयर बनेगी। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन होने में एक बार अगर आपने इन वैलेंसीज को ऑक्यूपाई करवा दिया तो बस उसके बाद फिर एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा। इट रिजल्ट्स मतलब फिजिकल इन मल्टीमोलिकुलर layers on the adsorbent surface under the high pressure, जबकि हमारा केमिकल एक यूनिमोलिकुलर प्रोसेस है। होप कि आप ये याद कर गए होगे। अब तो मुझे अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे जाना है। एनसीईआरटी उन भाई साहब का नाम भी नहीं लिख रही है जिसका नाम है फ्रेंडलिच, FREND LICH। हमने बोला एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है जी। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, हाँ जी बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, हाँ जी बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म FREUND LICH। साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना पड़ेगा। इंडियन कोई मेरे जैसा नाम है, आपके जैसा नाम होता तो हो जाता है याद। FREUND फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड, जिसको आप क्या बोलते हो? x/m। किसका रिलेशन दिया? गेव द रिलेशनशिप बिटवीन द
क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ऊपर आपके भाई साहब ये कौन है जी, एडजॉर्बेट, और ये आपके पास कौन है जी, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट, ठीक होगी बात। और उसका रिलेशन किसके साथ दिया, प्रेशर के साथ। टेम्परेचर क्या रखा जी, कांस्टेंट रखा। रिलेशन क्या आया, x by m इज इक्वल टू, वैसे x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, इक्वेशन नंबर 1, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लो जी, x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1 by n, x by m इज इक्वल टू kp पावर 1 by n। तो k कौन है, एज यूजुअल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो यहां n की वैल्यू है, ध्यान से सुनो समझो, ये एक से ज्यादा है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 1/n का कलेक्टिव वैल्यू कम होएगा। मैथमेटिकली आप जानते हो इस बात को। तो कुल मिलाकर प्रेशर बढ़ेगा तो x by m की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब वो एनसीईआरटी में आगे क्या कह रहा है, वेयर x इज द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, ठीक होगी बात, ऑन द मास ऑफ m एडजॉर्बेड एट द प्रेशर p। ये E, ये ANT, ये ATE और ये ENT। ऊपर कौन है, एडजॉर्बेट, नीचे कौन है, एडजॉर्बेंट। कितनी बात समझ में आती है। K and N आर द कॉन्स्टेंट्स विच डिपेंड्स ऑन द नेचर। लो जी, ये बात ही बड़ी बताना जरूरी है कि जो K है, N है, इनकी डिपेंडेंसी किस पर है जी, विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट of that and the gas of at a particular temperature। तो भाई ATE और ENT दोनों पे डिपेंडेंसी है जो आप पर्टिकुलर टेम्परेचर देके चल रहे हो। These curves always seems to approach saturation at high pressure। इसको बात समझ गए आप। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, सोल्यूशन चैप्टर भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, वहां भी आपको एक बात बताई गई है कि अगर मेरे पास प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाए तो ये थोड़ी कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस लगातार बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि हर चीज का ना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। खाना खा लो आप, खाते रहोगे क्या लगातार, नहीं। पानी पियो लगातार, पीते रहोगे क्या, नहीं। तो हर चीज का ना एक सैचुरेशन प्रेशर होता है। तो उस सैचुरेशन के बाद चाहे वो सोल्युबिलिटी हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यास हो, खत्म हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी सॉलिड का सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गया तो होगा क्या, एडजॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। एनसीईआरटी लिख रही है दीज कर्व्स ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन, अप्रोचेज सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होने पर, लो जी, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, प्रेशर का x by m का, कांस्टेंट टेम्परेचर ये भाई साहब 195 केल्विन पे। ये इंडिकेट कर रहा है कि x by m बड़ा खतरनाक है। उसके बाद 244 है, ध्यान से देख लेना, पेपर में आ सकता है। 244 पे x by m कम हो गया। उसके बाद यही रूम टेम्परेचर पे और कम हो गया। तो कुल मिलाकर मेरी समझ में एक बात आई है कि टेम्परेचर जितना कम, एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा, प्रेशर जितना ज्यादा। प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ग्राफ तो 3 है ना, ये किसी x पर्सन ने किया, ये y ने किया, z ने किया। तो जितना टेम्परेचर कम था एडजॉर्प्शन ज्यादा हुआ, लेकिन हर कोई एक सैचुरेशन प्रेशर की तरफ जरूर आया, हर कोई एक सैचुरेशन प्रेशर की तरफ जरूर आया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आप x by m और p के ग्राफ प्लॉट करते हो, एक सैचुरेशन प्रेशर आएगा जहां जाकर हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो बंद हो जाएगा, एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा। तो ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई है, और इस ग्राफ को भूलना मत भाई, टारगेट है हमारे ये, ठीक है ना। तो जितना प्रेशर ज्यादा उतना x by m ज्यादा, लेकिन टेम्परेचर कम था तो वो प्रेशर जो x by m था उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई थी, क्योंकि x by m प्रेशर के डायरेक्ट और टेम्परेचर के इनवर्स। हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात ही कर रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते। अब उन्होंने कहा
द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग log x by m। तो ये कोई ऐसा मत समझो कि बहुत बड़ा टास्क ले रहे हो आप, क्योंकि आपके पास x by m इज इक्वल टू के पी पावर 1 by n है। दोनों साइड का log उठा लो, log x by m log k पावर मल्टीप्लाइड log p, फिर आप जो ग्राफ प्लॉट करोगे log x by m log p के बीच करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो log k है ये हमारे पास एक इंटरसेप्ट बनेगा, ये हमारे पास एक इंटरसेप्ट बनेगा जो log k है, और यहां जो आपका स्लोप आएगा वो पॉजिटिव स्लोप आएगा, थीटा टेन थीटा 1 by m 1 by n हुआ, तो स्लोप किसके बराबर है 1 by n के बराबर है। तो हमें एनसीईआरटी क्या लिख के दे रही है, वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग log x by m log x by m, ये y एक्सिस पे ले लिया, ये एक्सिस पे ले लेते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है जी, एंड log p ऑन द x एक्सिस इफ इट कम्स टू बी स्ट्रेट लाइन, जो कि आ रही है, द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड, आ रही है बिल्कुल, अदरवाइज नॉट। ये फिगर आपके पास, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ 1 by n, पेपर में पूछा जा सकता है। द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ log k, जो कि पूछा जा सकता है। पेपर में मैं सीधा सीधा बोल दूं कि इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 है, तो आप भी स्मार्ट हो, log k इज इक्वल टू 5 रख दो, k बराबर एंटी log ऑफ 5 निकाल लो 10 टू पावर 5, आंसर आ जाएगा। जैसी वैल्यू वैसा आंसर। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन इन एन अप्रोक्सीमेट मैनर। द फैक्टर 1 by n कैन हैव वैल्यूज 1 by n, क्योंकि 1 by n को n उसने एक से ज्यादा बोला था, n उसने एक से ज्यादा बोला था। जब n एक से ज्यादा n एक से ज्यादा n एक से ज्यादा n एक से ज्यादा हो, यानी हमारे पास n इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ तो 1 by n 0 हो जाएगा। तो उसने कहा जो 1 by n है वो 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 के बीच में घूमता रहता है। प्रोबेबल रेंज जो उसने कही है, ये कोई असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो उसको आप बता सकते हो। प्रोबेबल रेंज 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है 1 by n की वैल्यू। दिस इक्वेशन 5.2 जो मैंने आपको लिखी है log x by m, क्लियर, 5.2 एग्जैक्टली हमारे पास यही है, log x by m, हाँ जी ठीक है। एक बार आप फिर भी क्रॉस चेक कर लेना एनसीईआरटी के अंदर, log x by m ये 5.1 हुआ, log इसका लोगरिथम फॉर्म ही 5. आपके पास 2 है लोगरिथम फॉर्म, ठीक होगी बात। दिस इक्वेशन 4.2 होल्ड्स गुड ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। एक लिमिटेड रेंज के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे सैचुरेशन पे पहुंचोगे भाई साहब एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा, तो इसीलिए लिमिटेड रेंज। 2-3 बातें जो आपको दिमाग में लेकर आनी है कि मुझे x by m इज इक्वल टू के पी पावर 1 by n मिल गया, मैंने उसका लोगरिथम ले लिया, log x by m log 1 log p के बीच ग्राफ प्लॉट किया, तो मैं फ्रेंडलिच का क्या कर सकता हूं, एक उसको वेरीफाई कर सकता हूं, उसकी वैलिडिटी ला सकता हूं। log x by m का log p का ग्राफ एक लाइन है, लाइन का स्लोप 1 by n है और उसका इंटरसेप्ट log k है, ठीक है जी। तो उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हाई प्रेशर पर सैचुरेशन आ जाएगा और आपका एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा। लो जी, जब 1 by n बराबर 0 हो तो x by m ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। स्लोप ही नहीं आ रहा, 1 by n की वैल्यू 0 कर दी, एक फिक्स वैल्यू आ गई। फिर द एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, तो वहां आपने क्या किया, 1 by n को 0 कर दिया, खत्म कर दी कहानी। तो फिर कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रेशर तो यहां से स्टार्ट करोगे ना आप, वेयर 1 by n इज इक्वल टू 1, तो वहां हमारे पास x by m इज इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया। अगर मैं 1 by n को 1 कर दूं तो 10 थीटा 1045 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास x by m इज इक्वल टू क्या आ गया, kp आ गया। क्या लिख रहा है ये, जिसमें मुझे ये पता चल रहा है कि एडजॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद प्रेशर, बोथ द कंडीशंस आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हो, इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी हमारे पास वेरीफाइड हैं। द एक्सपेरिमेंट्स
एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, वो तो ऑलवेज का रूल है, हाई प्रेशर हो जाएगा तो वहां सैचुरेशन आना ही आना है। दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेंडलिच आइसोथर्म, दस इट फेल्स एट हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर पे हमारा एड्जॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो इसीलिए हाई प्रेशर पे हमारे फ्रेंडलिच साहब फेल हो गए हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया एक असर्शन रीजन टाइप का या फिर एक स्टेटमेंट टाइप का कि हाई प्रेशर पे हमारे ये जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है पास है फेल, आप बोलोगे फेल है क्योंकि वहां एक सैचुरेशन पॉइंट ये दिखाएगा जहां x बाई एम इज इक्वल टू KP हो जाएगा, वेरिएशन आने बंद हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी। सॉल्यूशन के लिए अगर आप एड्जॉर्प्शन लगाना चाहते हो तो भाई साहब P की जगह पर C कंसंट्रेशन लगा देना। एड्जॉर्प्शन एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो मुझे तो बस इतना समझ में आता है कि हम प्रेशर से फ्री हो जाएंगे, x बाई एम इज इक्वल टू K C पावर 1 बाई N लिख लेंगे और C आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। मैं टर्म पढ़ देता हूं, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, लो जी सिरके का अनियन खाया होगा आपने रेस्टोरेंट में जाकर, एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, इसमें चारकोल डाल दिया गया, अ पार्ट ऑफ द एसिड इज एडजॉर्ब्ड, ये एसिड इस पे क्या होएगा एडजॉर्प्शन शो करेगा एज यूजुअल, चारकोल की तो टेंडेंसी है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था एडजॉर्प्शन इन रूटीन लाइफ, एडजॉर्प्शन इन प्रैक्टिस, एडजॉर्प्शन इन आवर लाइफ, तो वहां भी यही घटनाएं हो रही थी। द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल, लो जी यहां लिटमस का सॉल्यूशन ले लो, फिर चारकोल के साथ उसको शेक करो, तो यहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटी। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा लिटमस चारकोल की वजह से कलरलेस हो गया। तीसरा एग्जांपल वो हमें क्या कह रहा है, थर्ड एग्जांपल हमें क्या कह रहा है, द प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट अटेन्स ब्लू कलर, इसमें ब्लू कलर आ जाएगा when precipitated in presence of magnesium reagent, the color is due to adsorption of the MgOH होल ट्वाइस पे मैग्नीशियम का एड्जॉर्प्शन हुआ, इस वजह से MgOH होल ट्वाइस का कलर ब्लू हो गया, MgOH होल ट्वाइस पर मैग्नीशियम का एड्जॉर्प्शन हुआ, दैट्स वाई जो हमारे MgOH होल ट्वाइस है उसका कलर ब्लू हो गया। तो इस सॉल्यूशन के अंदर एड्जॉर्प्शन का फिनोमिनन है। इट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एज यूजुअल टेम्परेचर बढ़ेगा या एड्जॉर्प्शन घटेगा। इट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, लो जी सरफेस एरिया पुरानी बातें तो इसलिए आप ज्यादा बोधर मत करना, सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ता जा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, सोल्यूट ऑफ सॉल्यूशन C पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट इन सॉल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ENT एंड ATE, जैसे कि एज यूजुअल टर्म होती है, ENT और ATE दोनों के नेचर पर यह डिपेंड कर रहा है। तो जो एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज है, बड़ी सिंपल सी बात है, 3-4 तो एग्जांपल रख दिए। चारकोल को टच में लेकर आओ, किसके एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन घट गई। दूसरा MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट मिला हुआ था, मैग्नीशियम के टच में लेकर वो ब्लू हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस पर क्या कर गया एड्जॉर्ब हो गया। तीसरी बात उसने क्या लिखी है हमारे पास कि अगर मैं इधर लिटमस को चारकोल के टच में लेकर आऊं तो लिटमस का कलर गायब हो गया, तो लिटमस का कलर गायब होना, लिटमस का कलर ओके एड्जॉर्प्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सोल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे x बाई एम डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के इनवर्सली है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली है और नेचर पर भी डिपेंड करता है, तो अब हम एड्जॉर्प्शन की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका भी फिर आप log x बाई एम log के प्लस 1 बाई एन log c लिख सकते हो और सेम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। c यहां इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, व्हेन एड्जॉर्प्शन इज कंप्लीट ऑन टेकिंग लोगरिथम, तो ये इक्वेशन हमें
5.4 एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप भी एक बार नजर मार लेना। तो उसने कहा जी प्लॉटिंग log x by m अगेंस्ट log c a straight line is obtained which shows the validity of Handlich adsorption isotherm. This can be tested experimentally by taking solution of different concentration of acetic acid. Equal volume of solutions are added to equal amount of charcoal in different flasks. The final concentration is determined in each flask after adsorption. The difference in the initial and final concentration gave the value of x. Using the above equation, validity of Handlich adsorption isotherm can be established. तो ये पैराग्राफ मुझे कोई इतना जबरदस्त लगता नहीं, इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे मुझे 4 अलग अलग कंटेनर दे गया, मुझे 4 अलग अलग कंटेनर दे गया, ठीक है, उसमें मुझे x by m का x निकालना है। लो जी लो जी लो जी लो जी, यहां मेरे पास 1m एसिटिक एसिड है, यहां 0.5 m है, यहां 3m है, यहां 10m है, हाइपोथेटिकल लिया। सब में 1 ग्राम चारकोल डाला तो आपने x by m का m तो फिक्स कर लिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसकी भाई, सोल्यूट की, तो ये बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन आपको यहां दिखेगा। तो उसने कहा जी ये सब डेटा ऑब्जर्व कर लो, इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल का आप क्या करो, डिफरेंस निकाल लो, वहां से आप पता लगा लोगे जितना C ज्यादा है वहां एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा हुआ है, तो इसकी वैलिडिटी आप प्रूव कर सकते हो इसके थ्रू। लो जी अब हम एडजॉर्प्शन के एंडिंग की तरफ आ गए हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द एडजॉर्प्शन, ठीक है जी। नंबर 1, अगर आपको हाई वैक्यूम जनरेट करना हो, अगर आपको हाई वैक्यूम जनरेट करना हो तो आप एडजॉर्प्शन की हेल्प से कर सकते हो। द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम। मान लो पहले तो इस कमरे का सारा एयर प्रेशर फ्री कर दो, देन आफ्टर जो रिमेनिंग ऑफ ट्रेसेज है, ट्रेसेस ऑफ द एयर है, थोड़ी बहुत जो बच गई है, उसको आप चारकोल के टच में लाकर खत्म कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, हाई वैक्यूम का है, वैक्यूम तो मैं वैक्यूम पंप से जनरेट कर दूंगा, वैक्यूम तो मैं वैक्यूम पंप से जनरेट कर दूंगा, जो बचा खुचा मॉइस्चर है या तो मैं सिलिका जेल से या चारकोल से मैं क्या कर सकता हूं, उसको रिमूव कर सकता हूं। गैस मास्क का एग्जांपल तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, गैस मास्क का एग्जांपल तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक्टिवेटेड चारकोल इसमें होएगा, एक्टिवेटेड चारकोल इसमें होएगा, जो एडजॉर्बेंट का रोल करेगा, इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस टू एडजॉर्ब पॉइजनस गैसेस। नेक्स्ट लिख रहे हैं जी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना, सिलिका जेल बेस्ट एग्जांपल है, सिलिका जेल एल्यूमिना जेल, ये दोनों भाई बंधु हैं, 13-14 नंबर पे आते हैं। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशंस, एनिमल चारकोल यूज कर लो, कलरिंग मटेरियल का रिमूवल, तो वहां आपने एनिमल चारकोल का यूज कर लिया, ठीक हो गया। हेट्रोजेनस कैटालाइसिस तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जो कि शुरू में हमारे पास आया था, जब N2+3H2 की रिएक्शन से अमोनिया बनाते हो तो आयरन मोलिब्डेनम में से आयरन है, वो इनके लिए सरफेस प्रोवाइडर है। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शंस ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो एक कैटलिस्ट का रोल भी करता है, सरफेस प्रोवाइडर भी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज ए कैटलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 16। तो यहां आप लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब चलाते हो तो फाइनली H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड यूज ऑफ फाइनली, यहां जहां तक मुझे याद आ रहा है V2O5 की बात चलती थी, SO2 + O2 इज इक्वल टू SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। तो इसी में ये एग्जांपल ए हुआ, ये बी हुआ, सी अगर मैं डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये निकल का यूज था। ये ऐसे एग्जांपल जो आप भूल नहीं सकते हो, छोटी क्लासेस से लेकर चले आ रहे और यहां तक चल रहे।
in the hydrogenation of oils are excellent example of the heterogeneous catalysis. बाकी इनर्ट गैसेस का सेपरेशन, ये तो आपको पता चल गया, हाई वैक्यूम चारकोल, गैस मास्क चारकोल, ह्यूमिडिटी सिलिका जेल, कलरिंग मटेरियल चारकोल, तो सारा चारकोल चारकोल छाया हुआ है। ह्यूमिडिटी को उड़ाना है तो सिलिका जेल का यूज हमारे पास आया है। छठे नंबर पे भाई साहब लिख रहे हैं कि अगर मुझे इनर्ट गैसेस का सेपरेशन करना हो तो यहां भी चारकोल ही है, लेकिन उसका नाम है कोकोनट चारकोल। ये ना पहले एनसीईआरटी में ऐसा दिया होता था, तो हीलियम से ज्यादा गैस नियोन एडजॉर्ब होएगी, नियोन से एआर, फिर क्रिप्टन, फिर जिनोन, फिर रेडोन। तो इस बिहाफ पे हम इनका सेपरेशन कर लेते हैं। ये ईज ऑफ एडजॉर्प्शन है ऑन डिफरेंट टेम्परेचर। बाकी डिजीज को क्योर करने में तो एग्जांपल नहीं है, तो इसको सिंपली याद कर ले कि डिजीज को क्योर करने में भी एडजॉर्प्शन हमारे पास एक यूजफुल हथियार है, यूजफुल वेपन है हमारे पास। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की हेडिंग याद कर ले अगर आपने मेटलर्जी पढ़ी है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर surfaces of certain precipitates such as silver halide, surfaces of certain precipitates, ये precipitate मिलते हैं, AgCl का व्हाइट होता है, AgBr का येलो होता है, पेल येलो, AgI का येलो होता है। तो surfaces of certain precipitate, इनकी surface, AgX की surface such as silver halide have the property of adsorbing some dyes, इन पे क्या होएगा, कुछ डाइस का, कलर्स का एडजॉर्प्शन होएगा, लाइक इओसिन। नेक्स्ट आपको है फ्लोरेसिन एटसेट्रा, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो वहां आपको एंड पॉइंट समझ में आता है कि अब हमारी टाइट्रेशन एंड होने वाली है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, तो आपको प्यूरिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा 11वीं क्लास का 12वां चैप्टर। वहां आपको एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वहां वो बता रहा होता है कि एडजॉर्प्शन बेस्ड है। और दूसरी आपके पास रहेगी पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, तो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, तो वो हमें वहीं जाके पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हमें उसने कहा केमिजॉर्प्शन के 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, और फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से क्यों घट रहा है, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और पाउडर्ड सरफेस ज्यादा अच्छा एडजॉर्बेंट क्यों है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है। ठीक है जी, तो यहां फिर हमारा क्या शुरू होता है, कैटालाइसिस। तो ये वीडियो हमारा 1.5 घंटे का होने वाला है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 1.5 घंटे को अगर आप 1.5 आवर को अगर आप 2x पे चलाते हो तो आप एडजॉर्प्शन की तैयारी प्रॉपर कर सकते हो वर्ड टू वर्ड, और मुझे लगता है ये याद भी हो जाएगा आपको। पूरी स्कीम बनाकर चले, पहले एडजॉर्प्शन को आप समझें कि है क्या, देन आफ्टर उस पर आप बताएं डेफिनेशन क्या है, देन आप बताएं कि डेली प्रैक्टिस में कहां का एडजॉर्प्शन हो रहा है, उसके बाद आप बताएं कि एडजॉर्प्शन डेली लाइफ में हो रहा है तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों हो रहा है, उसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, देन उसके टाइप बताएं, देन आप उसको बताएं कि प्रेशर का सीधा सीधा इफेक्ट, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या हमें इफेक्ट है, प्रेशर बढ़ने से x/m पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो वीडियो यहां खत्म कर रहा हूं। कैटालाइसिस का एक अलग एंड देन आफ्टर कोलोइड का एक अलग। कैटालाइसिस देख लेंगे, अगर 30-35 मिनट में हुआ तो फिर कोलोइड को उसके अंदर ही मिला देंगे, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखें, ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी।